ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिए 8 क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों की घोषणा की। कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन को राजस्व बंटवारे के आधार पर मंजूरी। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% की गई। कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 35% से अधिक हुई और वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में दुबई से 177 यात्रियों को लेकर विशेष विमान कोच्चि पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के सिलसिले में कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 8 क्षेत्रों कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागर विमानन, विद्युत प्रेषण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ढांचागत सुधार किए जाएंगे। नागरिक विमानन क्षेत्र में सुधारों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने भारतीय वायु क्षेत्र का केवल 60% वाणिज्यिक उड़ानों के लिए उपलब्ध होने का उल्लेख करते हुए घोषणा की कि अधिक वायु क्षेत्र की उपलब्धता के लिए प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से इस क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए का लाभ होगा, क्योंकि इससे वाणिज्यिक उड़ानों के लिए ईंधन और समय में काफी कटौती हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार देश में विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल के लिए कर ढांचे को और तर्कसंगत बनाएगी। अभी तक विमानों को रखरखाव और मरम्मत के लिए विदेशों में भेजना पड़ता था। सुश्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार बिजली प्रेषण कंपनियों के लिए जल्द ही एक शुल्क नीति बनाएगी, जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों और बिजली उद्योग को बढ़ावा देने और उसके सतत विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए शस्त्रों और उनके कलपुर्जों की सूची बनाई गई है, जिनका अब आयात नहीं होगा और उनका उत्पादन स्वदेश में ही किया जाएगा। सरकार इस तरह के आयात को रोकने के लिए वार्षिक आधार पर योजना बनाएगी और उसे अधिसूचित करेगी। उन्होंने आयुध कारखाना बोर्ड के निगमीकरण की घोषणा की, ताकि शस्त्रों की आपूर्ति से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके और जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित की जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर में अब तक कुल 30,153 कोरोना वायरस रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं और इस महामारी से ठीक होने की दर 35.28% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2,233 रोगी स्वस्थ हुए हैं और 3,970 नए मामले सामने आए हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 85,950 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना बीमारी से 103 रोगियों की मृत्यु हुई है, जिससे देश भर में मृतकों की संख्या 2,752 हो गई है। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने वाले वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण कल से शुरू होकर 22 मई तक चलेगा। इस चरण के दौरान खाड़ी क्षेत्र से 39 उड़ानों की योजना है। इनमें से 11 उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से चलेंगी।
कल दुबई से 177 भारतीयों को कोची लाया गया। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत विपुल ने बताया कि भारतीयों के लिए आने वाले दिनों में और उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी। वंदे भारत अभियान के पहले चरण में खाड़ी क्षेत्र से 29 उड़ानों के जरिए 5,000 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। इस बीच केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने ओमान, दुबई, ईरान में फंसे राज्य के निवासियों को वंदे भारत अभियान के तहत स्वदेश लाने के लिए केंद्र से संपर्क किया है। इससे पहले बांग्लादेश से राज्य के फंसे छात्रों को स्वदेश लाया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। दोस्तों, इस वक्त दूरभाष के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रही हैं आहार विशेषज्ञ स्वाति भाटिया। स्वाति भाटिया जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ाती हैं और एक सक्रिय मीडिया कर्मी भी हैं। स्वाति जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके शो में आकर। आपसे ये जानना चाहूंगी सबसे पहले तो कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप हमारे श्रोताओं को खान पान से जुड़ी हुई कौन सी विशेष सलाह देना चाहेंगी? नीलम, बहुत ही अच्छा और उम्दा सवाल है ये। दरअसल लॉकडाउन चल रहा है तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। तो घर पे क्या है, एक्सपेरिमेंटल कुकिंग हर एक के घर में चल रही है। बट इस वक्त हमें ध्यान ये देना है कि वी आर नॉट ऑन हॉलीडेज। हम लोग हैं एक बहुत ही अहम मिशन पर कह सकते हैं, क्योंकि बाहर जो है एक ऐसी बीमारी फैली है उसका कोई तोड़ नहीं है। तो इस वक्त हमें जो उसके बारे में सिर्फ एक चीज पता है और वो ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हम अपने मुद्दे से भटक चुके हैं। बाहर कोरोना है और हम घर पे जो है मैदा, सूजी और तरह तरह के पकवान और ऑयली सामान ज्यादा बना रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जो करना है वो सिर्फ ये है कि हमें सिंपल खाना रखना है। 3 वक्त की खाना जरूर खाना है। बहुत सारा मतलब मात्रा में आपके पास पानी होना चाहिए और थोड़ा गुनगुना पिएंगे तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पानी जो है आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करता है, ये सब जानते हैं। पानी आप जो है वो आपके खून को तरल बनाता है, ताकि आपके अंदर जब उसका रिसाव होता है, जब वो फ्लो करता है खून, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है, कोई ब्लॉकेज नहीं आएगी। तो इस वजह से हम पानी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। वो लॉकडाउन के लिए नहीं, वो हर वक्त हम पानी का बोलते हैं। लेकिन इस वक्त स्पेशली हमें इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इस वक्त हमें अपना चाहिए इम्यून को बढ़ाना। इस वक्त हमें एक बाहरी शक्ति, जिसको कह सकते हैं एक फॉरेन मटेरियल जो है, जिसको हम कोरोना वायरस कह रहे हैं, उससे हमें हमारी बॉडी को मजबूत करना है कि हम उससे फाइट कर सकें। हम सिंपल फूड रखें। सिंपल से मेरा मतलब है कि हम वेजिटेरियन डाइट पर इस टाइम अगर हम स्टिक हो जाते हैं, नो ऑफेंस टू द नॉन वेजिटेरियन, बट इस वक्त अगर आप वेजिटेरियन डाइट पर स्टिक होते हैं, उसको अपनाते हैं, 3 वक्त का प्रॉपर खाना खाते हैं और पानी अपनी ज्यादा पीते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आप उस एक मेटाबॉलिज्म को अपना स्ट्रॉन्ग रखने में कामयाब रहेंगे। अगर हम अपने श्रोताओं को अलग अलग वर्गों में बांटें तो हम देखते हैं कि एक वर्ग वो भी है जो पहले से कुछ रोगों से ग्रस्त हैं और इलाज उनका चल रहा है, लगातार वो दवाइयाँ ले रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगी कि वो खान पान में किस तरह का बदलाव रखें या क्या बातें वो ज्यादा ध्यान में रखें? ये बहुत दुख की बात है कि जिस तरह से सिचुएशंस बदली हैं, लोगों को समय ही नहीं मिल पाया है अपने आप को संभालने का या किसी इस तरह की तैयारी करने का जो वो शायद सोच सकते थे। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि कईयों की मेडिकेशंस चल रही है। फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक है, कोई कार्डियक है, किसी का कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको ग्लूटेन फ्री डाइट चाहिए, यानी कि अनाज ही नहीं होना चाहिए उनकी डाइट। तो इस तरह का बहुत से लोग हैं जो किसी ना किसी चीज से परेशान है अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके। उन लोगों को स्पेसिफिकली इस टाइम सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्योंकि उनकी मूवमेंट्स कम हो गई हैं। आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, नाइट वॉक ये नहीं करते हैं और अवॉइड भी करना चाहिए। तो आपको अब क्या करना है, अपने खाने में इस तरह का खाना है जो आसानी से पच जाए। जैसे अब आप एक एग्जांपल देखिए, अब आजकल हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हमारे पास वर्क फ्रॉम होम का भी एक लोड है जो हमारा ऑफिस का लोड है, प्लस हमारे पास अपने घर का भी लोड है, ठीक है। प्लस हमारे पास अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके घर में बड़े हैं जिनको आपको देखना है, आप रिस्पॉन्सिबल एक पर्सन है, तो आपके पास बहुत छोटे छोटे करके काम इतना बढ़ जाता है कि एक टाइम के बाद आप खुद परेशान हो जाते हैं। एक टाइम के बाद आपको यू नीड अ ब्रेक। इसका मतलब ये कि अगर आप अपने आप को ज्यादा एग्जैजरेट करेंगे तो आप परेशान कौन होगा नीलम? हम होंगे, हमारा दिमाग परेशान होगा। ठीक उसी तरह से अगर आप अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ डालते रहेंगे
है, और वो भी ऐसी चीज जो उसे पचाने में से टाइम लगे। फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक पेशेंट्स है, फाइबर रिच फूड क्या करता है कि फाइबर जो होता है वो रेशियो, जिस खाने में रेशियो होते हैं वो आपके ब्लड्स में जाके एक झिल्ली बना देता है, यानी कि उसे पचाने में थोड़ा समय लगता है, उसको नीचे आने में थोड़ा समय लगता है, पूरे प्रक्रिया से गुजरने में थोड़ा समय लगता है, जिसकी वजह से वो भूख को कंट्रोल रखता है ना। लेकिन अगर आप फाइबर रिच भी खा लें, ऑयली भी खा लें, और उसमें आप बस डालते रहे तो पचाने में टाइम लगेगा। उससे क्या होगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक भार आ जाएगा, और फिर आपकी तबीयत ज्यादा खराब होगी, और इस वक्त आपको दवाइयां, आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ये होना बहुत मुश्किल है, ओपीडीज में जाना ये बहुत मुश्किल है। तो इस वक्त आपको समझदारी के साथ काम लेना। अपने खाने में 7 रंग का खाना जरूर इस्तेमाल करना चाहिए पूरे दिन में। 7 रंग यानी कि रेनबो फूड। रेनबो फूड इसलिए क्योंकि येलो कलर की आपको वेजिटेबल रखनी चाहिए, पर्पल कलर की चाहिए, रेड चाहिए। तो ये सब क्या है, जैसे गाजर, पेपरिका, एवोकाडोज, इस टाइप के खाना अगर आप अपने उसमें शामिल करते हैं तो आपकी डाइट क्या होगी, एक तो आपको सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, और आपका पोषण तत्व जब आपके बॉडी को मिल गया तो आपकी बॉडी रिबेल नहीं करती किसी चीज के लिए। तो लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा जिस इंग्रेडिएंट की चर्चा हो रही है या जो बड़ा है लोगों के खाने में, वो है मैदा। लोग कहीं ना कहीं थोड़े एक सेलिब्रेशन मोड में भी आ गए हैं, क्योंकि घर के सभी सदस्य एक साथ हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लंबा समय सब सदस्यों को एक साथ मिला है घर में। हाँ, तो बहुत ही अलग तरह का माहौल कुछ घरों में हम देख पा रहे हैं। एक तरह से फेस्टिवल मना रहे हैं सब, है ना। और ये देखिए, ये बहुत अच्छी सोच है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, आप किसी समस्या के साथ लड़ नहीं सकते, तो बेहतर ये होता है, स्मार्ट एक्ट इसको कहते हैं, कि आप उसके साथ जीना सीख जाए। उसका समाधान यही है। मैदा क्या है, मैदा हमारी बॉडी के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है। तो मैदा इज अ रिफाइंड फ्लावर। रिफाइंड फ्लावर हमारी बॉडी में हमेशा पचने में टाइम लगाता है, उसके साथ साथ अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आता है। आपका फैट बढ़ा देता है, फैटी टिश्यूज को और इंक्रीज कर देता है, आपके वाटर रिटेंशन को कम कर देता है। तो बहुत सी अपनी तरह की इसके पास बीमारियां हैं। तो अगर आप डाइट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियक पर्सन है, या कोई डायबिटिक है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसको ग्लूटेन फ्री चाहिए, तो इन टाइप के लोगों के लिए क्या, किस टाइप का डाइट होना चाहिए कि आप जो है फाइबर रिच इस्तेमाल करें फूड। जैसे मान लीजिए, अगर आपको चपाती खानी है तो इट्स बेटर कि आप आटा के साथ सिर्फ गेहूं का आटा ना लें, उसमें थोड़ा सोयाबीन का, थोड़ा चने का आटा, इन सब चीजों का इस्तेमाल आप करें। ऐसे में एक सवाल जो हमसे हमारे बहुत सारे श्रोता अक्सर पूछ रहे हैं, वो ये कि आयुष मंत्रालय ने जैसे हमें सलाह दी है कि हम खाने में कुछ मसालों का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये भी समाज में एक तरह की धारणा है कि जो गर्म चीज़ें हैं वो ना हम इस्तेमाल करें गर्मियों में, क्योंकि उससे गर्मी बढ़ती है। तो ये दो अलग अलग विचारधाराएं अभी हमारे लोगों के बीच में हैं। आप क्या सुझाव देंगे इस बारे में? हमारे जो समाज धारणाएं बना देता है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। जैसे कि अभी आपने कहा कि गर्म फूड होता है, एक्चुअली किसी भी खाने में गर्म या ठंडा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ ये होता है कि ये सीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है। सीजन आता है जिसमें कोई किसी तरह की फसल जो है वो उग सकती है, वो फसल जो है वो उसी टाइम पे, ऐसा नहीं कि सर्दियों का खाना सर्दियों में बनता है, वो बनता तो गर्मियों के इसमें है, लेकिन वो जब तक बन पाता है, पकता है वो सब्जी या फल, वो तब तक आपका मौसम बदल जाता है। उसकी तासीर डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये होता है कि उसका जो रिएक्ट करने का तरीका है आपकी बॉडी में, वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं मसालों का इस्तेमाल होना चाहिए, तो इस तरह की कौन सी चीजें, देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे कि जीरा है। आपने कभी जीरे की सब्जी तो नहीं खाई है ना, लेकिन जीरा सबसे ज्यादा इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी डाइट में। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, जीरा इज द रिचेस्ट फॉर्म ऑफ फाइबर, और वो उतना ही थोड़ा, मतलब एक चुटकी भर जीरा आपकी पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। दूसरा, इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन। डाइजेशन के लिए गुड क्यों है? क्योंकि फाइबर रिच है। ये भी आप देखिए, तो सब इंटर रिलेटेड है ना। अब हम मसाले डाल, फॉर एग्जाम्पल हम नमक लेते हैं अब खाने में, अगर आप नमक के बिना खाएंगे तो आपके अंदर आयोडीन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ जो है सब्जियों से ही मिल सकता है। अब आप जिस दिन आप हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खा सकते, एक सीजन होता है हरे पत्तेदार का, अगर आप ऑफ सीजन कुछ चीज खाते हैं तो उसका तत्व वैसा नहीं मिलता, क्योंकि वो सब फ्रोजन है। वी शुड अवॉइड प्री पैक्ड फूड्स। जो भी तैयार खाना हमें अगर मिल भी रहा है ऐसे समय में, हम उसे अवॉइड करें और कोशिश करें कि जो हमारी पारंपरिक रसोई रही है, जिस तरह का हमारा तरीका है खाना बनाने का, उसी से हम घर में खाना बनाएं, जिससे कि हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ सकती है अगर हम उसमें कुछ अलग तरह के मसाले और जो जैसे हल्दी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो देखिए, हल्दी शुरू से ही एंटीऑक्सीडेंट रही है। हल्दी के अंदर अपने अंदर इतने गुण हैं
जो आयुर्वेदिक की आप बात करते हैं, आयुर्वेदा के हिसाब से हल्दी जो है एक तरह से हमारे लिए रामबाण है। जो आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं जब आपके शरीर में कोई बाहर की कोई एक फॉरेन मटेरियल आ जाए, उससे लड़ने की क्षमता जो बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो करते हैं अपना काम, जी। उनको मजबूत करता है। यानी कि हमारी अंदर की आर्मी को जो मजबूत करता है वो है आपका हल्दी। और इवन ऐसा ही नहीं कि खाने में ही लेंगे, आप चाहें तो उसको थोड़ा सा चुटकी भर वैसे भी दे सकते हैं, बट वो मुश्किल होता है, कई लोग नहीं खा पाते क्योंकि उसका थोड़ा तीखा टेस्टलेस होता है जी। हल्दी। जहाँ आप मिर्च का इस्तेमाल करते हैं जी। वो इस वक्त अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी मूवमेंट्स बहुत कम हो गई हैं, रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। जी। ठीक है, तो अगर आप इस वक्त ऐसे चीजें खाएंगे जो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है आपकी बॉडी में, तो आपके लिए वो फूड के साथ जंग हो जाएगी, बजाय उस फूड के साथ आप न्यूट्रिशन ले पाए। और शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप के हिसाब से आप खाना खाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं समाज के उसका, जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हम ये जान के करते हैं कि हाँ इसकी अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, हमें दोनों चीजें पता होगी। और अच्छाइयाँ क्योंकि ज्यादा होती हैं शायद इसलिए हम उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मैच करते हैं, और बाकी हमारे फ्रेंड्स नहीं होते जितना एक खास बंदा हो। ठीक उसी तरह से अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है और साथ में आपको ये भी पता है कि ये ब्लड ग्रुप किस खाने के साथ जेलअप करता है, किस खाने के साथ बेहतरीन तरीके से और काम करता है, तो आपके लिए तो अनहेल्दीनेस कुछ हुई नहीं आपकी लाइफ को। आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी है जो किसी रोग से नहीं लड़ रहा है, कोई बीमारी नहीं है उन्हें, वो भी अगर अपने ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग अपनी मील प्लान करते हैं और इस बात का उन्हें अंदाज़ा है कि उनके लिए क्या खाना ठीक है, तो वो ज़्यादा समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को इस बातचीत से लाभ मिलेगा ज़रूर। लॉकडाउन के टाइम पे सबके पास एक तरह की क्वायरी है, सब कह रहे हैं विटामिन सी खाओ, उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। सब लोग इसी पे बात कर रहे हैं। और जैसे विटामिन सी आता है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? खट्टी चीजें, खट्टे फल हैं, सब्जियां हैं, ये नाम लेते और हैं। फल में सबसे पहला नाम किस? संतरा ले रहे हैं, जी नींबू है। बिल्कुल। जी। आपको मैं बताती हूँ, देखिए जो विटामिन होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो फैट सॉल्युबल होता है और एक होता है वाटर सॉल्युबल, यानी कि ऐसा जो पानी में घुल जाए, एक ऐसा जो आपके फैटी टिश्यूज है वो उसको पचाते हैं। तो जो फैटी टिश्यूज है उसके लिए तो हमारे पास 4 विटामिन होते हैं, ए डी ई के। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है वो सिर्फ 2 होते हैं, एक होता है सी और एक होता है बी। सी विटामिन जो होता है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बी विटामिन भी आपकी बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को, आपके अंदर क्षमता बढ़ाता है बाहरी तत्वों से लड़ने के लिए। लेकिन ये एक मिथ है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा जो है संतरे में होता है। आपको मैं बताती हूँ, विटामिन सी सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है आपके अमरूद में, जिसको कई लोगों को पता ही नहीं होता है। उसके बाद आवाकाडो और चौथे नंबर पे जाके वो संतरा होता है कि विटामिन सी रिच जो है फूड वो संतरा है। जी। और अगर जैसे नींबू पानी की हम बात करते हैं तो नींबू पानी लेना इस वक्त इसलिए अच्छा है क्योंकि नींबू अपने आप विटामिन सी है, डेफिनेटली वो आपकी बॉडी में जा रहा है कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। आयरन को एब्जॉर्ब करने में सबसे ज्यादा काम आता है विटामिन सी का। अगर आप आयरन ऐसे खाते हैं, मान लीजिए हम टेशू वो खा लेते हैं, पोहा खा लेते हैं और आयरन रिच फूड खाते हैं, लेकिन उसमें विटामिन सी नहीं आप शामिल करते, तो वो एज इट इज फूड आपकी बॉडी से निकल जाएगा क्योंकि आप सही कॉम्बिनेशन के साथ नहीं खाते। इसीलिए शायद इसे आहार विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि अपने आप इसके बहुत सारे लॉजिक्स हैं और बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्वाति, आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, हमारे श्रोताओं को इनसे ज़रूर लाभ मिलेगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब हमें लगेगा कि हम आपसे बात कर सकते हैं, आप हमारे श्रोताओं को कुछ टिप्स देने के लिए ज़रूर हमारे कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रेणु शुक्ला, जो कि विभागाध्यक्ष हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति, कन्या गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, देहरादून। डॉक्टर रेणु, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर रेणु शुक्ला, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम आपदाओं की बात करते हैं और ख़ास तौर से हम महामारी की बात करते हैं, तो इतिहास में किस तरह का विवरण है, कहाँ कहाँ हमें इस तरह की महामारियों के बारे में जानने को मिलता है? आपदाओं का बहुत लंबा इतिहास है भारत सहित विश्व के तमाम सारे देशों में, और हमें प्रागैतिहासिक काल से इसके संदर्भ मिलने लगते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें पता चलता है कि नॉर्थ ईस्ट चाइना में एक बार इस तरह से स्थानीय जगह की आबादी पर इसका फर्क पड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि थुसिडाइडीज ने लिखा है एथेंस के विषय में, जहाँ पर लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में इसका जिक्र आता है। और भारत के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसमें भी कुछ रिसर्चेज ऐसी हैं और स्कॉलर्स ने दावा किया कि ह्यूमन स्केलेटन में उनको महामारी के संकेत मिले हैं,
तो उसके पतन के एक कारणों में से ये भी माना जाता है। और इसके बाद भी हमें तमाम सारे ग्रंथों में इनके जिक्र मिलते रहते हैं जो वेद, पुराण और अर्थशास्त्र और उसके बाद ऐतिहासिक काल तक जाते हैं। तो एक लंबा इतिहास बीमारियों का रहा है और उसके बाद मध्यकाल और आधुनिक काल की बीमारियों से तो हम परिचित ही हैं कि विश्व और भारत में किस तरह इन्होंने प्रभावित किया है। तो इतिहास का जो विद्यार्थी है वो इस समय जब कॉलेज नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए आपने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की होंगी, खासतौर से हम कन्या गुरुकुल की बात करें तो किस तरह से आप इस कार्य को अंजाम दे रही हैं ऑनलाइन, क्योंकि ये बहुत प्रचलित पद्धति नहीं रही है खासतौर से हमारे देश में। कुछ निजी संस्थान हैं जहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं थी, लेकिन जैसे आपका विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, यहाँ पर किस तरह से आपने तैयारी की और वो किस चरण में आप हैं इस समय? एक्चुअली इसकी तैयारी तो नहीं थी, पर हमारे पास रिसोर्सेज थे। शायद हम लोग उसके अभ्यास में नहीं थे क्योंकि रोज विद्यार्थियों से मिल पा रहे थे, लेकिन अचानक की जो परिस्थिति बनी उसके बाद हमने स्वयं को एक्सपोज किया। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चाहे स्कूल के हों या चाहे हायर एजुकेशन में हमारे जैसे कैंपस के छात्र, स्टूडेंट्स और टीचर्स का गजब का कोऑपरेशन हमें इस बीच में देखने को मिला है। बहुत जल्दी इस तकनीक से हम लोग फ्रेंडली हो गए हैं और लगभग हर प्लेटफॉर्म का हमने उपयोग किया है। इसमें बहुत सारी तो ऐप्स हैं जिनके थ्रू हमें ये एक्सेस करना पड़ा है और इसमें सरकारी और निजी कंपनियों से प्राप्त सभी सुविधाओं का लगभग हमने उपयोग किया है। डिजिटल कोर्सेज हैं जो टेलीविजन पे उपलब्ध है। इसमें 11 DTH चैनल्स के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है सरकार, जिसमें दूसरे नंबर पे हिस्ट्री से संबंधित सामग्री दूसरे चैनल में उपलब्ध है। और हम लोगों ने इस समय सभी डिजिटल लाइब्रेरीज का उपयोग किया, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, EPG पाठशाला है, शोध गंगा है, शोध सिंधु है। तो इन सब के थ्रू हम लोग बच्चों से कनेक्ट कर पा रहे हैं और जो बच्चे बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनसे व्हाट्सएप मेल के जरिए संबंध बनाया जा रहा है। पर ये काम हम लोगों ने किया है। तो किस तरह की चुनौतियां हैं एक प्राध्यापक के सामने? चुनौती सबसे बड़ी जो आ रही है वो ये आ रही है कि कनेक्टिविटी की समस्या है, पावर सप्लाई की समस्या। मैं समझती हूँ एक शिक्षक के तौर पे कि जो रिमोट एरियाज होंगे बहुत जगह बच्चे ये परेशानी भी फेस कर रहे होंगे। तो दो बहुत मुख्य समस्याएं हैं, एक तो कनेक्टिविटी की और दूसरे पावर सप्लाई की। इनमें अगर बाधा आती है तो बीच में क्लास रुक जाती है या बीच में हमारा कनेक्शन नहीं रहता है और फिर हमें एक बार जोड़ना पड़ता है। तो ये मेन समस्या है। उसके अलावा समस्याएं बहुत हैं जो बच्चों के जरिए पता चल रही हैं, जैसे डेटा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है तो बच्चों की अलग अलग आर्थिक परिस्थितियां हैं वो इसके आड़े आएंगी। कुछ समस्याएं और भी चीजों को लेकर के हैं, जैसे ई कंटेंट ज्यादातर अंग्रेजी में उपलब्ध है। कुछ बच्चे जो हिंदी समझते हैं, इंग्लिश में उतने एक्सपर्ट नहीं है, उन बच्चों को उस तरह की समस्याएं भी आ रही हैं। क्योंकि जो डेमोग्राफी है हमारे देश की वो अलग तरह की है, तो उस सब की वजह से कुछ प्रैक्टिकल चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उस बाधा को दूर करके भी हम काम कर पाएं। एक बड़ा अंतर है कि जो फिजिकली एक स्टूडेंट क्लासरूम में प्रेजेंट होता है और ऑनलाइन, तो एक कम्युनिकेशन बना पाना, वो आई कांटेक्ट और ये सब चीज़ें जो बहुत आवश्यक मानी गई हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो किस तरह से रहती हैं इस बात को आप? ये मुझे बहुत खटक रही है बात, क्योंकि विद्यार्थी का और जो शिक्षक का संबंध है वो पाठ्यक्रम पूरा कराने के माध्यम जैसा नहीं है, तकनीकी नहीं है। ये बहुत संवेदनात्मक स्तर का संबंध है जिसमें हर छात्र को शिक्षक अलग तरह से समझता है। और दूसरे जब हम डिजिटल माध्यम के थ्रू छात्र से जुड़ते हैं, विद्यार्थी से जुड़ते हैं, तो उसमें एक तरह का मोनोलॉग वो ज्यादा लगता है। वो जो एक कक्षा का वातावरण है वो इसमें बन ही नहीं सकता। तो वो कमी इसमें जरूर है और बहुत बड़ी कमी है वो, जिसकी वजह से जो हमारा संबंध है आपस का, वो उस तरह से हम विद्यार्थी को मदद नहीं कर पाते हैं जिस तरह से हम उसको क्लासरूम टीचिंग में कर पाते हैं। डॉक्टर शुक्ला, सभी जो प्राध्यापक हैं वो उस तरह से पारंगत भी नहीं होंगे कि वो डिजिटल मोड को प्रयोग में ला सकें, ऑनलाइन क्लासेस ले सकें, तो उनके लिए भी कुछ ओरिएंटेशन क्लासेस होनी चाहिए। इसको शुरू किया था सरकार ने, और जो मैंने अभी स्वयं की बात की, मूक कोर्सेज की बात की, तो इनकी ट्रेनिंग के लिए ये शुरू कर दिया गया था इस पेंडेमिक के पहले ही। लेकिन अभी ये शुरुआत ही थी। हमारे यहाँ से भी कुछ फैकल्टीज गए थे इसके ट्रेनिंग के लिए, और अभी भी गवर्नमेंट का है आगे कि इस चीज को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें दीक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग थी उसके द्वारा भी इन माध्यमों को इस्तेमाल करना मुझे लगता है उतना मुश्किल नहीं है। तो धीरे धीरे अभ्यास से वो चीजें समझ में आने लगती हैं। हाँ, ट्रेनिंग के साथ वो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा और मुझे लगता है भविष्य में हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर रेणु शुक्ला, इतिहास ऑनलाइन समझाना कितना आसान है, कितना कठिन है?
इतिहास ऑनलाइन समझाना कठिन है मुझे लगता है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं और इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका होती है अप्रोच की, पर्सपेक्टिव की। तो वो बातें डिस्कशन से ज्यादा निकल के आती है। जितना ज्यादा हम विचार विमर्श और चर्चा करते हैं, और ये चर्चा संवाद होती है सभी विद्यार्थियों के साथ, तो वो संवाद उस तरह का इन माध्यमों में नहीं बन पाता है, क्योंकि हम एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर और उस तरह से डिस्कशन करने में ये जो प्लेटफॉर्म है ये उतनी हमारी मदद नहीं कर पाते हैं। ये हमें सामग्री तो उपलब्ध करा पाते हैं, एक व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ कहना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन पारस्परिक संवाद का जो क्लास में हमें एटमॉस्फेयर मिलता है वो इसमें नहीं मिल पाता है। और दूसरे इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है कि हम कुछ चीजें फील्ड में जाके करते हैं या संग्रहालयों में लेकर जाते हैं। ये संग्रहालय का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हमें उसके लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी। तो उस तरह से जो हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है उसके द्वारा इतिहास को समझना आसान है और इन डिजिटल माध्यमों के द्वारा उसको समझना भी मुश्किल है। वर्चुअल लैब्स का कॉन्सेप्ट भी आया है, लेकिन इतिहास विषय में हम इसमें कुछ ऐसा देख नहीं पा रहे हैं, तो ये एक समस्या है। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि इस कालखंड को इतिहास किस रूप में देखेगा? यदि हम केवल 2 महीने की बात कर रहे हैं, पिछले 2 महीने बीते हैं, इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में, एक सबक के रूप में मुझे लगता है इतिहास देखेगा, क्योंकि एक मनुष्य के रूप में इतिहास दरअसल मनुष्य के कामों की कहानी है और वो बार बार पीछे मुड़ के ये देखता है कि उसने जो काम किए हैं उसमें क्या गलतियां कर दी हैं। तो हमें लगता है कि प्रकृति के साथ जो हमारा संबंध होना चाहिए था, जो एक समन्वय सामंजस्यपूर्ण व्यवहार होना चाहिए था, उसमें कहीं हम लैग कर गए हैं और वो इस समय में नजर आता है। मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि से भी हमारे लिए ये सोचने का समय होगा कि हम एक दूसरे से संवेदनात्मक स्तर पर जुड़े हैं या नहीं जुड़े, क्योंकि इस पीरियड में जब हम लोगों को अकेले रहने का अवसर मिला तो बहुत सी चीजें मनुष्य को अपने विषय में जानने का मौका मिला होगा। एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि हमारी आस्था और हमारी रुचि विज्ञान में इस बीच में बहुत बड़ी है, जो मुझे लगता है आने वाले समय में हमें एक नई दृष्टि देगी। तो इस रूप में भी इसका मूल्यांकन किया जाएगा। एक और बड़ी बात जो महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि मैं मनुष्य मात्र की एकता में विश्वास करता हूँ। तो जब कोई ऐसी क्राइसिस आएगी या आती है तो हमें समझ में आता है कि मनुष्य के रूप में हम एक हैं, दुनिया भर में चाहे कहीं भी रह रहे हों। जिसका रियलाइजेशन बड़ी खूबसूरती से इन दिनों में हुआ है कि मनुष्य मात्र जो है वो एक है, उसे हम सीमाओं में बांध के नहीं देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते। तो कई मायनों में ये इतिहासकार इसे एक सबक की तरह से देखेगा और लिखेगा, और इससे मुझे लगता है कि मनुष्य के रूप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंत में सामाजिक दूरी को लेकर बहुत चर्चा है और ऐसा माना जाता है कि कोरोना से युद्ध में यही एक औषधि है, यही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। क्या कहेंगी आप? हाँ, सामाजिक दूरी कई बार हमको जोड़ने का भी काम करती है। तो जैसा मैंने कहा कि विवेकपूर्ण निर्णय हमको लेने चाहिए, तो जहाँ सामाजिक दूरी बनाए जाने की आवश्यकता है वहाँ बनाई जानी चाहिए। और ये अकेलापन नहीं है, ये एकांत है जो हर दृष्टि से हमें और ज्यादा समृद्ध करेगा। तो ये हमारे लिए मौका है कि हम आत्मचिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें और अच्छी तरह से निकल के आए। सामाजिक दूरी जब हम प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि भिक्षु उपासना करते थे तो वो एक तरह का डिस्टेंस मेंटेन करते थे और उसी के द्वारा वो स्वयं को जान पाते थे, और जो स्वयं को जानता है वही दूसरों को जान सकता है। तो उस दृष्टि से भी उचित है। और यदि मैं व्यवहारिक दृष्टि से भी देखूं तो आज जब हम सामाजिक तौर पे दूर है तो हम एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हैं संवेदनात्मक स्तर पे। हमने लोगों की चिंता की है, उनकी मदद की है, उनको शुक्रिया कहा है, एक दूसरे से ज्यादा बातचीत की है। तो सामाजिक दूरी कई मायने में हमें जोड़ने में ज्यादा कामयाब रही है। तो किसी भी तरह से देखिए, ये हमारे लिए एक ऐसा समय है जब हम न सिर्फ एक दूसरे से जुड़े हैं बल्कि हम स्वयं को भी और अधिक जानने में सक्षम हुए हैं। डॉक्टर रेणु शुक्ला, इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए और आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।